नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हेल्थ ओपीडी के एक और ब्रॉडकास्ट में। साल 2022 की कैंसर स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं बताते हैं कि 1 लाख लोगों में से तकरीबन 100 लोगों को अपने देश में कैंसर हो रहा है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर पर। साथ ही कैंसर पेशेंट की जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट कैंसर विदाउट स्टार्विंग योरसेल्फ। दरअसल बीमारी का मतलब ये नहीं है कि हम खाना-पीना छोड़ दें या ये मान लें कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बल्कि अच्छे ट्रीटमेंट और डाइट से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को मात दे सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। एंटी कैंसर डाइट कौन-सी है? व्हाट शुड यू ईट व्हाइल फाइटिंग कैंसर? कैंसर डाइट क्योर के बारे में हमारे डाइट एक्सपर्ट का क्या कहना है? या फिर 7 डे मील प्लान फॉर कैंसर पेशेंट्स क्या होना चाहिए? इस तरह के सारे ज़रूरी सवालों का जवाब आज हम आपके पास लेकर आए हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सीमा सिंह। सीमा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सीनियर न्यूट्रिशन सॉरी माफ़ कीजिएगा, सीनियर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं और काफ़ी लंबा तजुर्बा है और ख़ासकर कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, उनके साथ भी इन्होंने बहुत बहुत सारे पेशेंट्स को जो है देखा है, उनको डाइट दी है कि किस तरह की डाइट उन्हें खानी चाहिए, अपना उनका रूटीन कैसा होना चाहिए। सीमा जी, आज का जो विषय जैसे कि आपने अभी सुना है, ये है कि कैंसर के पेशेंट को क्या खाना चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए, ताकि वो अपनी बीमारी से लड़ सकें। तो पहला सवाल मेरा यही है कि कैंसर के मरीजों की डाइट कैसी होनी चाहिए? जी, प्रियंका, सबसे पहले धन्यवाद मुझे आपके चैनल पे लाने के लिए, जिससे कि आपके थ्रू मैं कैंसर की सही डाइट लोगों को कन्वे कर सकूँ। सो बेसिकली कैंसर की डाइट कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि बॉडी का न्यूट्रिशन मेंटेन रहे, क्योंकि ड्यूरिंग द कैंसर्स बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं। किसी का कीमोथेरेपी चल रहा होता है, किसी का रेडियोथेरेपी, रेडिएशंस चल रहे होते हैं। सो उस दौरान जो कैंसर सेल्स है वो तो उन पे तो थेरेपी चल ही रही होती है, बट आसपास भी थोड़ा-सा असर होता है। इसके इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे ये होते हैं, या तो हमें भूख नहीं लगती है, या फिर डायरिया होता है, कभी वॉमिटिंग के चांसेस लगते हैं, या फिर एसिडिटी होती है, मुँह में छाले, या फिर खाने-पीने का दिल नहीं करता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब क्या है कि इसमें बहुत इंडिविजुअलिटी है, कि हमें ये देखना चाहिए कि ये सारे सिम्पटम्स हर किसी को फ़ील नहीं होंगे, किसी को कुछ हो सकते हैं, किसी को कुछ हो सकते हैं। सो हमें अपनी डाइट अपने हिसाब से रखनी है कि मुझे सिम्पटम्स क्या फ़ील हो रहे हैं। सो सबसे पहले जैसे कि मैं लेना चाहूँगी कि अगर किसी को डायरिया हुआ, थेरेपी के दौरान, थेरेपी के आगे-पीछे कभी भी हो सकता है, ये नॉर्मल लोगों को भी हो सकता है कि अगर कैंसर है, ट्रीटमेंट हो गया लेकिन डायरिया हो गया। अब हमारी कोशिश, मैंने जैसा कहा कि फर्स्ट ये होता है कि कैलोरी और प्रोटीन पेशेंट को अच्छी मिले। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उनको मिल्क नहीं देंगे उस टाइम पे, अगर डायरिया हो रहा है, हम कर्ड बेस्ड डाइट, राइस बेस्ड डाइट उनको ज़्यादा देंगे। पनीर वो ले सकते हैं, एंड फाइबर अवॉइड करेंगे जिससे कि आपका डायरिया ट्रीट हो सके। ऑन द अदर हैंड, अगर कॉन्स्टिपेशन फील कर रहे हैं, सो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली इसकी वजह से भी कैंसर्स होते हैं कि हमने फाइबर कम खाया अपनी डाइट में। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइबर को इंक्रीज करेंगे डाइट में थ्रू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलेड। सो डेली कम से कम 2 बार हमें वेजिटेबल्स को खाना है, कीप ऑन चेंजिंग, डेली वेजिटेबल चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही वेजिटेबल हम लें, और ट्राई टू ईट ऑल द कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स, जिससे कि आपको सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स और फ्री आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, जिससे कि फ्री रेडिकल्स को वो कंट्रोल कर पाए। नाउ द थिंग इज कि कितने पोर्शन हम वेजिटेबल्स लें। तो जैसा कि मैंने कहा, एक पोर्शन लंच में, एक पोर्शन डिनर में, सो 2 टाइम्स वेजिटेबल हो गए। इसके अलावा 2 बोल ऑफ सैलेड आपको लेना है, एक लंच में, एक डिनर में। ठीक है, सो काइंड ऑफ ये 5 पोर्शंस हो गए, और एक फ्रूट हमें लेना है मिड मॉर्निंग में भी, समवेयर अराउंड 11 o'clock। सो ऐसा करने से आपकी डाइट में फाइबर कभी भी कम नहीं होगा, और इस डाइट को एक आप एल्कलाइन बेस्ड डाइट भी कह सकते हैं, जिससे बॉडी का सारा सिस्टम, आपका गट का एसिडिटी रेगुलेटेड रहेगा। तीसरी प्रॉब्लम जो आती है कई बार थेरेपी के दौरान, वो आती है कि मुँह में छाले हो गए, या फिर उनसे निकला नहीं जा रहा है, या टेस्ट टेस्ट की पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है कि उन्हें टेस्ट पता नहीं चल रहा है, या बेस्वादी खाना लग रहा है। सो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है? यस,
उसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है कि वो डाइट को किसी ना किसी तरह उन्हें हमें देना होता है। अगर उन्हें गल्पिंग प्रॉब्लम है या च्यूइंग प्रॉब्लम है, सो वो कोशिश करे किसी डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से रेगुलर मिले, डाइट लेना ना छोड़े। अगर च्यू नहीं कर पा रहे हैं या निगल नहीं पा रहे हैं, सो उसे मिक्सी में चर्न करके डाइट लें। क्योंकि जब हम खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल कोशिश छोड़ देते हैं, तो हमारी सेल्स, हमारी जो भी इंटरनल सिस्टम है वो भी काम करना या रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मिक्सी में उसे हम उस कंसिस्टेंसी पे ले आएंगे जिसमें हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर सके, हमारा थ्रोट उसे निगल सके। सो इस तरह से हम किसी भी फूड आइटम को ले सकते हैं। अलावा इसके अगर छाले बहुत ज्यादा हैं और नमक जनरली ऐसे में सूट नहीं करता है, गर्म चीज सूट नहीं करती है, तो पहली तो बात, छाले हो रहे हैं तो टी कॉफी का सेवन बिल्कुल बंद करें और कोकोनट वाटर आप ज्यादा पीने की कोशिश करें। अर्ली मॉर्निंग कोकोनट वाटर से या फ्रूट से स्टार्ट करें। और ऐसे में आपको जनरली सार चीजें भी इरिटेट कर सकती हैं, तो कोशिश करें कि मीठा खाना खाएं उन दिनों, थोड़ा ठंडा करके खाएं, जैसे कि दलिया हो गया या फिर खीर हो गई। अब अगर पार्टिकल्स आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं निकलने में, तो अगेन एक ही उसका एक इलाज रहता है कि हम उसे मिक्सी में चर्न करके खाएं। बहुत तीस बढ़िया। जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये रहती है कि अपने डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी इलाज नहीं है कि हम खाएं भी नहीं और पूरा पोषण भी ना दे और सेल्स को किल करते रहें। We don't have to starve ourselves. We have to starve नॉट एट cancer ऑल, cells. जी। नॉट एट ऑल, वी हैव टू स्टार्व द कैंसर सेल। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं कि कैंसर सेल को स्टार्व करना है या फिर उनको फीड नहीं करना है, तो वी डोंट हैव टू ईट, बट दैट जी। डजंट वर्क। उसमें फिर बॉडी में काफी डिप्लेशन होना शुरू हो जाता है, जो कि एक्चुअली हमें रोकना है थेरेपी सीमा के। यहाँ पर सॉरी मैं बीच में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि आपने भी बताया कि एक मिसकंसेप्शन तो यही है कि आपको स्टार्व करना है कैंसर सेल को, तो आप खुद को स्टार्व करने लगते हैं। और दूसरा है कि शुगर, मैंने देखा कि काफ़ी इस तरह की चीज़ें सर्कुलेट होती हैं सोशल मीडिया पे कि शुगर आपको नहीं लेना है, मीठा खाएँगे तो आपके कैंसर सेल बढ़ेंगे। जबकि आप बता रहे हैं कि मीठा आपको अगर सूट करता है, आपके टेस्ट बड को सूट करता है तो आपको लेना चाहिए। और वैसे भी मीठे से एज़ सच कैंसर का कोई कनेक्शन नहीं है। जी। या मीठे से एज सच कैंसर का कोई कनेक्शन नहीं है। इवन फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हाट वी हियर ऑन द सोशल मीडिया और एवरीवेयर, वाइट चीजें मत खाइए, उससे बिल्कुल। कैंसर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बॉडी में चेंजेस जो सेल्यूलर लेवल पे हैं उस वजह से होती है ना। और लाइफस्टाइल रिलेटेड अगर हम देखें तो जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, या किसी ने अल्कोहल डाइट में बहुत ज्यादा लेना शुरू किया है ना। सो इन सब लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से होता है। जैसे फीमेल्स में ओबेसिटी है या हाइजीनिक कंडीशंस नहीं मेंटेन करी हैं, तो दे आर वेरियस अदर रीजंस। हम उन पे फोकस करें बजाय कि ये सोचने की कि हम डाइट में से क्या कट डाउन करें, क्योंकि डाइट को जीरो कर देना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन के टाइम में बहुत ही ज्यादा हाइजीन को मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है और इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज्यादा लोगों को आज भी नहीं है। सो हम कोशिश करें कि यूटीआई को भी कंट्रोल करें, है ना, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। एंड कॉन्स्टिपेशन ऑलमोस्ट पॉपुलेशन में अगर देखें प्रियंका, तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग विद द कॉन्स्टिपेशन। दिस इज ऑल्सो द मेजर कॉज। सो हम कोशिश करें कि कॉन्स्टिपेटेड ना रहें। बिल्कुल। मिल्क है वो भी वाइट है, विच इज इक्वली गुड फॉर द बॉडी। ठीक है, बचपन से कॉन्स्टिपेशन हमने, के लिए, जी, जी, सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज। हुँ। कॉन्स्टिपेशन सो के लिए आपने कहा, तो अगर हम लोग कैंसर पेशेंट या इन जेनेरिक भी किसी के लिए बात करेंगे तो उसके लिए क्या-क्या, एक तो फाइबर हो गया, सब लोग जानते हैं, लिक्विड हो गए ज़्यादा वो हो गए, या कुछ और चीज़ अगर आप ऐड करना चाहें डाइट में जो हमें करना चाहिए? फॉर द कॉन्स्टिपेशन, यस, यस, क्योंकि ये जैसे प्रॉब्लम होती है कैंसर पेशेंट्स को। ये बहुत बड़ी इशू है आजकल कम्युनिटी में। सो रात को मिल्क बॉईल करके, मुनक्का उसके साथ बॉईल करके वन कैन टेक इट। सो मुनक्का और छुआरे हम लोग बहुत पहले से सुनते आए कि इसका मिल्क पीने से जनरली एक आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और ऊपर से आप कॉन्स्टिपेशन को भी दूर कर पाएंगे। अलावा इसके फाइबर बहुत ज्यादा ले, जैसे मैंने बोला, तो पहले इसबगोल लेते थे। सो रात को वो मिल्क के साथ इसबगोल ले सकते हैं, जो कि हम सबको पता है, पर कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से दूर हो चुके हैं।
देन अगर हम अनाजों की बात करें तो डोंट गेट इनटू दिस थिंग कि व्हाइट राइस खाना है कि रेड राइस खाना है कि ब्राउन खाना है, बट द थिंग इज आपको ऑर्गेनिक खाना है, ए, पेस्टिसाइड से दूर रहना है, बी, सी इज जो भी राइस खाएं आप वो अनपॉलिश्ड लें, ठीक है। सो अगेन हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट मिलेगा, और सेकेंड थिंग हम फाइबर हमारी बॉडी में जाएगा। थर्ड थिंग इज अनाज हम जो भी लें उसके अंदर हम जैसे कि कहते हैं ना कि हमने छलनी में छान के फिर हमने रोटी बनाई आटे को छान के, सो वो प्रैक्टिस अवॉइड करें, और जितनी ज्यादा मिलेट्स वगैरह या मल्टीग्रेन आटा हम ले सकते हैं उतना हमारे लिए बेस्ट है। जी। अच्छा, ये जो अभी एक और चीज़ है जो कि ड्राई फ्रूट्स या नट्स, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होता है, तो कैंसर पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, और अगर देना है तो कितना देना है और किन बातों का ख्याल रखना है? बिल्कुल ले सकते हैं, अगर वो डायबिटीज है उनको तो यस, कैश्यू एंड जैसे कि डेट्स हो गए या किशमिश हो गई वो उन्हें अवॉइड करना है। अदरवाइज आलमंड्स, पिस्ता एंड आपके वॉलनट्स हो गए, ठीक है, दीज आर द थिंग्स, पीनट्स, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है और नॉर्मल पेशेंट भी ले सकता है। सो इनको हम कोशिश करें कि हमेशा सोक करके या फिर रोस्ट करके लें, जिससे कि एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर उसमें ना रहे, जो कि एब्जॉर्प्शन में जनरली फिर एब्जॉर्प्शन होने नहीं देते न्यूट्रिएंट्स को। सो ओवरनाइट सोक करके या फिर रोस्ट करके हम सीड्स को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, है ना, सनफ्लावर सीड्स हो गए, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मेलन सीड्स हो गए अलोंग विद द नट्स। तो ये रोस्ट करने के लिए आप क्यों बता रहे हैं? सोक तो समझ में आता है कि उसका एब्ज़ॉर्प्शन बेटर होगा। रोस्ट करने का क्या बेनिफिट है? सो अगेन बेनिफिट वही है, एक तो टेस्ट इंप्रूव होता है, ये तो एक बेनिफिट है ही है। अनदर थिंग इज कि एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। राइट। सेम एक तो गोज हम विद पल्सेस, सेम गोज विद पल्सेस। पल्सेस को अगर पूरी तरह से उसका विटामिन सी अनलॉक करना है, सो वी हैव टू सोक ओवरनाइट पल्सेस। राइट। बहुत बढ़िया। और ये जो आप बता रही थी अब कि हमें क्या खाना है, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत डिटेल में, लेकिन क्या नहीं खाना है, खासकर कैंसर पेशेंट्स को, जो कि उनके लिए मतलब किसी भी तरीके से परमिसिबल नहीं है या फिर कह लीजिए कि हार्मफुल है, वो क्या-क्या चीज़ें हैं? एग्जैक्टली, कैंसर पेशेंट्स को हमेशा बचना चाहिए कि इन सब चीज़ों से जो उन्हें इन्फेक्शन दे सकते हैं। सो इन नटशेल उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन अपनी बॉडी को नहीं होने देना चाहिए। तो इसमें जनरली चीज़ें आती हैं जो हम रॉ खा रहे हैं, जैसे रॉ फ्रूट्स हो गए, रॉ सैलेड्स हैं, रॉ जूसेस हैं, मान लीजिए कोई भी फ्रूट जूस है या फिर आपका वेजिटेबल जूस है। सो क्योंकि ये रॉ है या रॉ मीट है या रॉ एग्स हैं, स्पेशली रॉ एग्स, सो ये सब हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन दे सकते हैं, और कैंसर के टाइम पे इम्यूनिटी लो होती है, स्पेशली ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी। सो स्पेशली कीमोथेरेपी के टाइम पे आप नोट करें कि रॉ कुछ भी मार्केट का डायरेक्टली ना खाएं। अगर आप खा रहे हैं तो घर पे फ्रेशली वॉश्ड एंड कट, बिल्कुल फ्रेश हाथों से उन्हें खाएं, जो कि वॉश्ड हैंड्स हो। सो हैंडलर के हैंड भी वॉश्ड होने चाहिए, यूटेंसिल भी वॉश्ड होना चाहिए, और प्लस कटते के साथ ही आप उसे फ्रूट को खा लें। सेम गोज विद सैलेड, ठीक है ना। बट अगर आप घर के बाहर है और आपको कुछ खाना पीना पड़ रहा है तो टेट्रा पैक थिंग्स आर बेटर फॉर यू। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू अवॉइड। अगेन एज आई सेड कि जैसे हमें अगर डायरिया है तो उस टाइम पे मिल्क प्रोडक्ट्स हम अवॉइड करेंगे। अगर किसी भी तरह का मैंने पहले भी अपनी किसी टॉक में मेंशन किया था कि न्यूट्रोफिल्स काउंट को हमें देखना है, अगर वो फॉल करते हैं तो मतलब हमारी इम्यूनिटी लो जा रही है। सो इस टाइम पे रॉ ब्रेड भी अगर आप ले रहे हो तो उसे आप टोस्ट करके लीजिए। अगर आपने पनीर लेना है तो पनीर को भी आप तवे पे टोस्ट कर सकते हैं या फिर उसे सौते कर सकते हैं। और अगर जूस लेना है तो वो टेट्रा पैक के लिए घर की फ्रेश कर्ड ले सकते हैं, और अगर आप बाहर हैं तो उसको आपको फिर आपकी पैक्ड कर्ड को लेना है। सो और मुझे लगता बेसिकली है कि एनवायरनमेंट से हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं कि कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर ना करे। और वो एक जनरल चीज़ जो हम लोग नॉर्मल किसी के लिए भी कहा जाता है कि बहुत सारा तला भुना और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, वो चीज़ अवॉइड करें। ठीक है, या आप तला भुना तो जी, डेफिनेटली। जी, जी। सीमा, चूँकि कैंसर पेशेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें साथ में चल रही होती हैं, भूख ना लगना, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, या फिर टेस्ट खत्म हो जाना, वो आपने बताया अभी। तो अब भूख नहीं लगता है तो उसमें फिर वो अपनी न्यूट्रिशन जो भी, एक तो आपने बताया था कि उसको पीस कर खा सकते हैं अगर ऐसे खाने का मन नहीं, मुँह में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी क्या एडिशनल चीज़ें हो सकती हैं? सूप हो सकता है, कोई जूस हो सकता है, कुछ ऐसा रिकमेंड करेंगे आप ताकि भूख नहीं भी लगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा खाते रहें ताकि उनकी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पूरी होती रहे?
यस ऑफ कोर्स, अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं खाया जा रहा है, लास्ट रिजॉर्ट रहता है ये, कि भूख नहीं लग रही है, कुछ भी मुंह में जा ही नहीं रहा है, जनरली हो जाता है कभी कभी। मीठा तो वेल एक्सेप्टेबल रहता है, एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि पेशेंट कहते हैं कि मीठा तो हमसे खाया जा रहा है। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन हमारी रहती है कि खीर, पॉरेजेस आप लेने की कोशिश करें। जूसेस मैंने अगेन मेंशन किया कि टेट्रापैक्स में ही लेंगे। सूप्स, यस, वेरी गुड थिंग टू बी टेकन, सूप्स आप ले सकते हैं, क्योंकि सूप का क्या है कि वो वैसे ही एपेटाइजर का काम करता है। घर में अगर खा रहे हैं तो एप्पल इज अनदर एपेटाइजर विच इज वेरी गुड फॉर द बॉडी। फ्रूट्स हम खा सकते हैं, बट द थिंग इज अगेन आप इसमें ध्यान रखें कि कैलोरीज और प्रोटीन बहुत कॉम्प्रोमाइज होंगे, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इतने कैलोरी प्रोटीन हमारे को नहीं मिलते हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ फिर सप्लीमेंटेशन गाइडेड बाय योर डाइटिशियन और डॉक्टर्स आपको लेने चाहिए, जो कि आपकी पर्सनल हिस्ट्री देखकर और आपका पूरा प्रोफाइल देखकर आपको गाइड किया जाता है, लेकिन ओटीसी कुछ ना लें। जी। और चूँकि आपने जूस की बात की और टेट्रा पैक की बात की, तो फ्रेश जूस अगर बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाए, वेजिटेबल का जूस हो सकता है, फ्रूट्स का जूस हो सकता है, क्या वो फिर नहीं लेना चाहिए? अगर घर में सारी हाइजीन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है, प्रिकॉशनरी बहुत अच्छे से ध्यान रख के, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि हाथ साफ होने चाहिए, मशीन साफ होने चाहिए, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रॉपर्ली वॉश्ड, पील्ड, कट होने चाहिए, देन ऑफ कोर्स दे कैन गो फॉर, बिकॉज यू अंडरस्टैंड जितनी बार वो हाथों से जाएगा या सरफेसेस से जाएगा, उतनी बार कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो टेट्रापैक हम लोग इसलिए इस टाइम पे बिलीव करते हैं, बिकॉज वो एक टाइम प्रोसेसिंग उसकी हो गई, देन वो पैक हो गया, एंड देन आप उसे पीने के लिए ही ओपन करेंगे। राइट। अगर कैंसर पेशेंट ऑलरेडी शुगर के भी पेशेंट है, डायबिटीज़ है उन्हें, तो और किन बातों का ध्यान रखना? क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशन हो जाती है तब उनकी डाइट में कि आपको ये नहीं खाना है, वो खाना है, तो तब उनको एक्स्ट्रा किस चीज़ का ध्यान रखना होगा? सबसे पहला तो यही है कि कैंसर पेशेंट्स को शुगर का ध्यान रखना होगा। अगर शुगर बढ़ी हुई है तो शुगरी थिंग्स दे विल नॉट बी एबल टू टेक, ठीक है। एंड इसके अलावा बनानाज, फ्लक्चुएट भी मिल्क। करती है इस दौरान पूरा, अगर कीमो पे कोई है तो मैंने नोटिस किया है कि वो फ्लक्चुएट भी करती है आपका ना, कभी बहुत हाई हो जाती है शुगर, फिर अचानक यस, से बहुत लो कर जाती है। अचानक तो से लो हो जाती है। सो जी, अगर कुछ नहीं खाया जा रहा है और आप नहीं खा रहे हैं तो डेफिनेटली शुगर फॉल करती है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में जो आपके मीठा है या डायबिटिक फूड है, आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट अगर शुगर बहुत हाई चल रही है तो कंप्लीट स्ट्रिक्ट डायबिटिक डाइट लेनी पड़ेगी, जी। जिसमें कि मीठा अवॉइड हो जाता है। सो अगेन आई सेड, एज आई सेड, करंट रिपोर्ट के हिसाब से ही डाइट फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज वंस अ डायबिटिक डजंट मीन कि वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में नहीं जा सकता या उसकी शुगर नहीं फॉल कर सकती है। राइटली यू हैव पॉइंटेड आउट कि आपकी ऑब्जर्वेशन है नियर 1 में कि शुगर कभी अप होगा, डाउन होगा। ये डिपेंड करता है बॉडी का स्ट्रेस लेवल कितना है, मेडिसिन क्या ली जा रही है, ठीक है, and of course the mental stress also included. सीमा ये बताएँ कि कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जो डाइट से जुड़ी है कैंसर पेशेंट्स के लिए जिस पे उनको ध्यान देना चाहिए और शायद हमने इसे भी डिस्कशन में हमने मिस किया है। तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करें। प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकती हूँ, एक बार कैंसर हो गया तो हमें फिर अपनी कंडीशन को ही मेंटेन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सेल्स एंड द थेरेपी एंड ऑल। यस, कैंसर प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकती हूँ कि अल्कलाइन डाइट ज्यादा फॉलो करें, हाई फाइबर डाइट ज्यादा फॉलो करें, और ऐसी डाइट जो कि विटामिन सी रिच हो, ठीक जी, है। यहाँ पर एक लेमन के लिए एक सिंपल सा सवाल है मेरा कि जो तीनों टर्म्स आपने यूज़ किए हैं अल्कलाइन बेस्ड और विटामिन सी बेस्ड और हाई फाइबर, अगर कुछ इसमें नाम गिना दें तो ज़्यादा अच्छा है। यस लोग ऑफ गूगल कोर्स। करेंगे उससे अच्छा है कि हम एक्सपर्ट से जान लें नहीं, सीधा। गूगल ना जी, करें, बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रहती है। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काफ़ी लें। इसके फ़ायदे ये हो जाएँगे आपको कि मैंने पहले भी कहा था कि आप डिफरेंट कलर्स हर बार चूज़ करें, जिससे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में मिले, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स अगर लेंगे जैसे कि संतरा, मौसमी, लेमन, ठीक है, आंवला, हुँ। सो ये लेने से फ़ायदा ये होगा कि विटामिन सी आपकी डाइट में ऐड हो जाएगा। अब विटामिन सी ऐड होना, फॉर द एंटी कैंसर डाइट और द पेशेंट हु इज हैविंग द कैंसर, सो दोनों को बेनिफिशियल है। अब एल्कलाइन बेस्ड का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी वो एसिडिटी को प्रोन ना करे। एसिडिटी को क्या चीजें प्रोन नहीं करती हैं जो कि बॉडी को सूदिंग इफेक्ट देती हैं, जैसे कि फ्रूट्स है ना, सैलेड्स हैं, सूप्स हैं, नट्स, मिल्क, एंड आइसक्रीम जिसकी तासीर ठंडी होती है।
सो ये सारी चीज़ें हमेशा सूदिंग रहती हैं और पेट को कभी भी टॉर्चर ना करें उसको भूखा रख के, क्योंकि जहाँ हम भूखे रहेंगे वहाँ हमारा स्टमक एसिडिक हो जाएगा, फिर हम कुछ खाएँ ना खाएँ पूरे दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अच्छा भी खाया लेकिन फिर 12 आवर्स कुछ नहीं खाया या 16 आवर्स कुछ नहीं खाया, जैसा कि आजकल ट्रेंड है, ठीक है? सो वहाँ पे बॉडी नुकसान में चली जाती है और एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें एंड कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। लाइफस्टाइल प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रिवेंशन। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें इस सेशन से बहुत फ़ायदा होगा और एक बहुत एक्सपर्ट की सलाह उन्हें घर बैठे मिल रही है। इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हेल्थोपीडी से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। सीमा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती वक़्त हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।